जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज का महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और हिंदी में भी क्या देखने वाले हैं तो क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 में आज का पाठ का नाम है आत्मकथ्य। इस पाठ के लिखने वाले कवि कौन हैं और उस कवि का परिचय क्या है वो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इस पाठ से जो है आपका जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो सब डिटेल में देखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 में जिनका भी हिंदी है तो उसमें उनमें क्या पढ़ना है तो उसमें जो है 10वीं क्लास का आपका पढ़ना है कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 पढ़ना है और व्याकरण पढ़ना है। जिसमें जो है कृतिका भाग 2 का जो है 4 क्लास जो है हम ऑलरेडी जो है अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अब क्षितिज भाग 2 का भी जो है क्लास शुरू कर दिए हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान से देखना है क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 2 और झारखंड जी के ये दोनों मिल के ही क्या है आपके रिजल्ट तैयार करेंगे। जिसमें आपका क्या है पेपर 2 का जो है बहुत योगदान होता है और ये जो है आपका मेधा सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस सब क्लास को जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। कब होने वाला है तो दिसंबर माह में होने वाला है, तो वक्त कम है, तो इस सब पेपर को बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आत्मकथ्य पाठ के लेखक कौन है और उनका परिचय क्या है। ठीक है, तो आत्मकथ्य पाठ के लेखक का नाम है कवि जयशंकर प्रसाद। और इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ है। और वाराणसी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। अब इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो कवि जयशंकर प्रसाद जी की औपचारिक शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही हो पाई है। लेकिन स्व अध्याय मतलब स्वयं से पढ़कर जो है इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का भी अध्ययन किया था स्वयं से पढ़ के। लेकिन इनका औपचारिक पढ़ाई कितना तक हुआ है तो 8वीं क्लास तक हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि इनका मृत्यु कब हुआ है, इनकी रचनाएं क्या है। तो इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे काव्य। काव्य रचना क्या क्या है तो झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, प्रेम पथिक है इनकी काव्य रचना। इनका नाटक भी है। नाटक में क्या क्या है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, वर, करुणालय, कल्याणी, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन इनका नाटक है। वो भी प्रमुख नाटक है। ऐसे तो बहुत सारा नाटक है लेकिन जो यहाँ पर प्रमुख है और आपको एग्जाम से संबंधित जानना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कहानी संग्रह की बात करेंगे तो इनका कहानी है क्या है छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल है। इनका उपन्यास भी है। उपन्यास में क्या है कंकाल है, तितली है, इरावती है। भाषा और शैली की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकल भाषा या गंवारी भाषा या वहाँ के जो आम लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं वो क्या है आपका ब्रज भाषा और आपका क्या है अवधी भाषा है। और वहाँ के लेखक लोग चाहते थे कि उनकी रचनाएं जो है आम जनों तक पहुँच पाए आसानी से, जिसके कारण वो जो है वो लोग अवधी या ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे ताकि सभी लोग आसानी से समझ सके और सभी लोग तक आसानी से पहुँचा जा सके। ठीक है, यही कारण है कि वो लोग अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। अब इस आत्मकथ्य पाठ से जो है आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम लेकर आए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। धैर्यपूर्वक देखिएगा, 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये जो है पेपर आपको जो है रिजल्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। पहला वाराणसी, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा गाजीपुर, चौथा दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ है तो आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश जो है आपका झारखंड का पश्चिम की दिशा से क्या है सीमा साझा करता है, ये आप सभी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ। और वहाँ के सीएम कौन है तो वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं। पहला है मौन, दूसरा है अधिक, तीसरा है कम, चौथा बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कवि ने अपने मन को किसकी संज्ञा दी है।
पहला है तितली, दूसरा है भंवरा, तीसरा है मछली, चौथा कबूतर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भंवरा। तो कवि का मन जो है भंवरा के समान है, ये उन्हीं का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। पहला है आत्मकथा, दूसरा है कविता, तीसरा है शायरी, चौथा है गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा। आत्मकथा होता है अपनी ही कथा को स्वयं लिखना, यानी कि अपने बारे में जो कहानी लिखता है, लोग जीवनी लिखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आत्मकथा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुस्काया कर का प्रयोग किस प्रकार का है। पहला है छायावादी प्रयोग, दूसरा है ठेठ बनारसी प्रयोग, तीसरा है खड़ी बोली का प्रयोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी होगा, ठेठ बनारसी प्रयोग है। आपका मुस्काया कर क्या है, ठेठ बनारसी प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है। पहला है खाली घर, दूसरा है सूखी नदी, तीसरा असफल जीवन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असफल जीवन। कवि के अनुसार खाली घड़ा और असफल जीवन एक समान है। ठीक है, दोनों का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कितने लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है। पहला है 15, दूसरा है 30, तीसरा असंख्य, चौथा केवल 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असंख्य लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कवि को जीवन में क्या नहीं मिला। पहला है सुख दुख, दूसरा है सुख, तीसरा है यश, चौथा है धन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुख। कवि को जो है अपना जीवन में कभी भी सुख हासिल नहीं हुआ, पूरा जीवन जो है दुख में ही व्यतीत हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कभी, यहाँ कभी नहीं होगा, यहाँ पर कवि कर लीजिएगा। ठीक है, कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखा है। पहला है पथाई अर्थात जीवन का एक सहारा, दूसरा है दुखी कर देने वाले पल के रूप में, तीसरा है अपनी पत्नी के रूप में, चौथा अपनी प्रेमिका के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पथाई अर्थात जीवन का एक सहारा के रूप में। ठीक है, तो कवि के जीवन में भी कभी न कभी क्या था, सुखद स्मृति था, यानी कि अच्छा एहसास या अच्छा यादगार था, उसी के सहारे जो है अपना जीवन जी रहा था कवि। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कविता में थका हुआ पथिक कौन है। पहला है कवि, दूसरा है कवि का दोस्त, तीसरा है कवि की प्रेमिका, चौथा है कवि की पत्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि। पूरा कविता में जो थका हुआ पथिक का जिक्र हुआ है वो कौन है, तो आपका कवि महोदय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कवि अपनी आत्मकथा में, यहाँ भी कवि लिखा है, क्या है, कवि की जगह में कवि लिख दिया है। कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात कर रहे हैं। पहला है दुर्बलता, दूसरा है कुशलता, तीसरा है सहनशीलता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्बलता। कवि अपनी आत्मकथा में दुर्बलता लिखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है। पहला है प्रेमिका, दूसरा है मित्रों, तीसरा है संबंधियों, चौथा है पत्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मित्रों ने। कवि का स्वभाव कैसा था, तो सरल स्वभाव था, सीधा साधा बैल आदमी था, जिसके कारण उसके दोस्तों ने बहुत बार उन्हें धोखा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। कथा का, ठीक है, कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। पहला अपने मित्रों के लिए, दूसरा अपने जीवन इतिहास के लिए, तीसरा अपने अंतर्मन के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने जीवन के इतिहास के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कवि कैसे जीवन का सपना देखते थे। पहला है दुखदायी, दूसरा है सुखी, तीसरा है स्वतंत्र, चौथा है रोमांचक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, सुखी।
कवि की क्या बात करना है, सभी लोग जो है अपने सुखी जीवन की सपना देखते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ दिन जो है कष्ट में रख के, ये दुःख में रह के जो है पढ़ाई जम के करना है। उसके बाद एक दिन नौकरी लग जाएगा तो हो जाएगा आपका जीवन सुखदायी हो जाएगा, ठीक है? सभी करते हैं अपने जीवन की एक कल्पना कैसा कि सुखी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए, अगर आप जो है बहुत मेहनत कीजिएगा, यानी कि 5 साल जो है जी-जान लगा के, थोड़ा-सा घूमना-फिरना बंद करके, शादी-ब्याह, बर्थडे पार्टी ये सब छोड़ के 5 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं, पढ़ाई में खो के, उसी में डूब के, तो जो आपको नौकरी लगेगा तो पूरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर आप अभी के समय में जो है 5 साल मस्ती करते हैं, तो पूरा ज़िंदगी क्या हो जाएगा, पूरा चौपट हो जाएगा, ठीक है? पूरा दुखदाई ज़िंदगी हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि 5 साल दुःख में रहें और पूरा ज़िंदगी मौज करें। तो इसीलिए जो है 2-4 साल आपके पास वक़्त है, 5 साल तो जम के पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया? पहला है चतुर स्वभाव के कारण, दूसरा है सरल स्वभाव के कारण, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी ही बताएँ, ऑप्शन नंबर बी, सरल स्वभाव के कारण जो है कवि को लोगों ने धोखा दिया है। अभी भी बैल लोग को बहुत धोखा देता है लोग, सीधा-साधा लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कवि जयशंकर प्रसाद के जन्म कब हुआ था? पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1889, चौथा है 1890। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1889 में कवि का जन्म वाराणसी में हुआ था, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? पहला है थक कर सो रही है, दूसरा है हृदय को पीड़ित कर रही है, तीसरा है किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और चौथा जागने की इंतजार कर रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थक कर सो रही है। ठीक है, कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? तो थक कर सो रही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कांथा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कंथा, ठीक है। कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है कंठ, दूसरा है अंतर्मन गुदड़ी, तीसरा है दुख, चौथा है धोया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्मन या गुदड़ी। कंथा मतलब क्या हो जाता है? अंतर्मन या गुदड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय क्या करना चाहता है? पहला रोना चाहता है, दूसरा खुश रहना चाहता है, तीसरा हंसना चाहता है, चौथा दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है कि क्या होगा, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? कवि अपने आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। ठीक है, कवि जो है अपना आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है बल्कि दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कवि को आत्मकथा लिखने की सलाह किसने दी थी? पहला है पत्नी ने, दूसरा है मित्रों ने, तीसरा है शिक्षक ने, चौथा है पिताजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मित्रों ने। मित्रों ने कहा था कि भाई तुम्हारा जो है जीवन बड़ा ही फिल्मी है, तो तुम जो है अपना आत्मकथा लिख सकते हो। लेकिन कवि को क्या पसंद है? अपना आत्मकथा नहीं लिखना पसंद है, बल्कि दूसरों का आत्मकथा सुनना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? पहला है छायावाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है प्रतिवाद, चौथा है हलावाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। जयशंकर जो है जो लिखते थे वो क्या थे? छायावाद, यानी कि छायावाद कवि थे। कौन? आपके जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अंत में कवि किस निष्कर्ष पर पहुंचे? पहला है आत्मकथा लिखने पर, दूसरा है आत्मकथा न लिखने पर, तीसरा कहानी लिखने पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा न लिखने पर। ठीक है, तो दोस्तों के कहने पर जो है इनके भी मन में आया था कि लिख लें क्या अपना आत्मकथा, लेकिन बाद में जो है निष्कर्ष निकाले कि नहीं, नहीं लिखते हैं, लिखना उचित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? पहला अपने जीवन की मीठी यादों को, दूसरा है सुहानी चांदनी रात को, तीसरा है आनंददायक रात को, चौथा जीवन की खुशी को।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका अपने जीवन की मीठी यादों को कवि ने क्या कहा है? मधुर चांदनी रात। ठीक है? तो कवि के जीवन में भी कभी न कभी सुख था। ये नहीं कि शुरू से ही दुःख था, ये बात नहीं है। लेकिन बाद का जीवन क्या था? दुःख भरा था। लेकिन बाद का जो दुःख भरा जीवन को भी वो क्या है? आपका पहले वाला सुख को याद करके बिता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सिवान उधेड़ना। ठीक है? यहाँ पर आकार को छोड़ दिया जाए तो ऐसा सीवन। ठीक है? सीवन उधेड़ना का क्या अर्थ होता है? पहला है सीवन खोलना, दूसरा है टंकी तोड़ना, तीसरा जीवन के रहस्य जानना, चौथा है सिलाई काटना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवन के रहस्य को जानना क्या कहलाता है कवि के अनुसार? सिवान उधेड़ना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है? पहला है महान, दूसरा है प्रभावशाली, तीसरा है भोली, चौथा है चंचल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोली। कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कवि किसे याद करके दुखी था? पहला अपने बचपन को, दूसरा अपने वर्तमान को, तीसरा अपने दुख भरे अतीत को, चौथा पारिवारिक जीवन को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने दुख भरे अतीत को जो है याद करके कवि दुखी था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं? पहला है सार्वजनिक, दूसरा है पारिवारिक, तीसरा है मधुर, चौथा है निजी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निजी। कवि जो है अपने निजी जीवन के अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते थे। और आज तो सभी लोग को देखिएगा कि अपना निजी व्यक्तिगत जीवन को जो है बांटने में लगे हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? आलिंगन मतलब बाँह होता है, बाहों में भरना आलिंगन। ठीक है? पहला है माता, दूसरा है बेटी, तीसरा है प्रेमिका, चौथा है सुख। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुख। कवि का जो है बाहों में सुख आते आते रह जाता है। ठीक है? मतलब उसके जीवन में खुशी आते आते रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? पहला है बहुत सुखी, दूसरा है सुखी, तीसरा है दुखी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुखी। कवि का दाम्पत्य जीवन दुखी भरा था, दुख भरा था। वैसे अधिकतर लोगों का दाम्पत्य जीवन में दुख भरा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसके प्रतीक है? पहला है खुशियों का, दूसरा है उदासी का, तीसरा है निराशा का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निराशा का। मुरझा कर गिर रही पत्तियां जो है क्या है? आपका निराशा का प्रतीक है। तो ये जो क्लास था आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास, जो आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ लाए हैं। तो अगर उपयोगी लगता है तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों को शेयर कर दीजिए और साथ-साथ जाने से पहले एक लाइक कीजिए। और किसी प्रकार के सुझाव या कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।